बहुत कम समय तैयारी करने को मिला। 9 जनवरी 2024 को मेरी दादी माँ एक्सपायर करी गई। ओह! इंग्लिश को लेके कोई अच्छा कंटेंट किसी पे नहीं आ रहा था, तो आपका वीडियो देखे तो आपका वीडियो अच्छा लगा, तो वहीं से फिर आपको फॉलो करना स्टार्ट किए। हाय विकास, वेलकम इन आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहार एटो 24/7 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और आप बीपीएससी टीआरई 2.0 के स्टूडेंट हैं। कैसा लग रहा है आपको सिलेक्शन लेकर? मैं बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। एंड सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस, बहुत-बहुत बधाइयाँ। आपने ये सफलता प्राप्त की। तो मैं थैंक यू। आपसे जानना चाहूँगी कि थोड़ा-सा आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। आपका नेम क्या है और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? Hi, my name is Ajay Prakash. First of all, I introduce myself. My I completed my matriculation from Kendriya Vidyalaya Khagaria. Then after I completed my intermediate from Sri Chaitanya Visakhapatnam. जी, After that, I completed my graduation from Samastipur. जी। Uh, After that, I completed my B.Ed from Rajmata Madhuri Devi Khagaria ओके, इन व्हिच ईयर? in 2023. 2023। तो ये तो बहुत शानदार एक्सपीरियंस रहा आपको, बहुत जल्द जॉब मिल गई। जी। सो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी वीकनेस क्या रहा इस दौरान? तैयारी के दौरान कोई आपका वीक पॉइंट? मैम, बहुत शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम मिला। बहुत कम समय तैयारी करने को मिला। ये था ओ वीकनेस। ओके, ओके। और आपको बिहार अड्डा के बारे में कैसे पता चला? एक्चुअली मैम, टीआरई 1 का एग्ज़ाम देने के बाद है ना, स्टेट का फॉर्म आ गया था, तो उसको जी, फिल अप करने के लिए कोई अच्छा टीचर ढूँढ रहे थे यूट्यूब पे। जी। तो इंग्लिश इंग्लिश को लेके कोई अच्छा कंटेंट किसी पे नहीं आ रहा था, तो आपका वीडियो देखे तो आपका वीडियो अच्छा लगा, तो वहीं से फिर आपको फॉलो करना स्टार्ट किए। ओके। थैंक यू प्रकाश। और साथ ही साथ मुझे ये भी जानना है कि इससे पहले भी आपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की थी या ये आपका पहला अटेम्प्ट था? इससे पहले मैम एक बार बीपीएससी, 2 बार, एक बार एसएससी सीजीएल और एक बार बैंक पीओ का एग्ज़ाम दे चुके थे। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट। आपने बैंक पीओ का भी ट्राई किया, एसएससी सीजीएल भी ट्राई किया, फाइनली यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो गया। ओके। तो प्रेज़ेंट टाइम में आप कहाँ पर वर्किंग हैं? मैम, होम डिस्ट्रिक्ट खगड़िया। अच्छा, होम डिस्ट्रिक्ट में है, ओके। और इस दौरान जब आपने तैयारी की, इस दौरान आपको भी ऐसा लगा कि यार टाइम कम है या प्रैक्टिस नहीं हो पाई? कोई भी एक ऐसी एडवाइस जो आप हमारे आने वाले टीआरई 3.0 में जो शामिल होने वाले हैं कैंडिडेट्स, उनको आप देना चाहेंगे कि वो किस चीज़ से बचें? जो गलती आपने की हो, वो गलती हमारे स्टूडेंट्स ना करें? एक्चुअली मैम, मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई होगा, या फिर कंटेंट जो आप जो बता रहे हैं वो बहुत लो लेवल का है, बट जो एग्ज़ाम में जाके बैठे ना, तो ऐसा हुँ। लगा कि जो आपने पढ़ाया वो अच्छा था। उसी पे मेन फ़ोकस करना चाहिए था, इधर-उधर का फालतू दिमाग नहीं लगाना चाहिए था। अच्छा, तो ये होता भी है खासकर स्टूडेंट्स के साथ कि जब हम पहली बार तैयारी में जुड़े होते हैं, तो कहीं न कहीं डाउट आता है कहीं पर कि हमें यार थोड़ा-सा और यहाँ से देखना चाहिए। तो बाकी सब्जेक्ट्स का क्या रहा? जैसे इंग्लिश आपने मुझसे कवर किया, साथ ही साथ जनरल पेपर की भी तैयारी की जाती है, तो वो उसमें आपने तैयारी कैसे की? क्या हमारे लिए कंसर्न्ड सब्जेक्ट के अलावा भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केवल कंसर्न्ड सब्जेक्ट पे फ़ोकस करते हैं और बाकी पे नहीं फ़ोकस करते। तो आपका इस पे क्या कहना है? क्योंकि मैं तो बहुत बार ये बात बोल चुकी हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि जो बाकी सेक्शन है वो भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैम, मेरा अदर सब्जेक्ट को लेके ये कहना है कि एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। वो जी, 6 टू लेके 12 तक। जी। उसके बाद जो मेन कंटेंट है वो आप लोग के द्वारा डिलीवर किया ही जाता है, वो भी करना चाहिए, साथ-साथ लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, ये जो मैथ्स और जीएस का रहता है थोड़ा-सा पोर्शन, वो उसमें आपने कैसे तैयारी किया? इससे पहले मैम और एग्ज़ाम हम दे चुके थे, उसका कुछ मेरे पास नोट्स था, उसके बाद जो सर के द्वारा जो मेन कंटेंट बताया गया तो वो पढ़े थे, फिर एनसीईआरटी पे थोड़ा ध्यान दिए थे। ओके। ऐसा तो नहीं किया ना आपने कि केवल इंग्लिश को ही आप पढ़ते रहे और आपने बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, आपने बराबर ध्यान दिया? नो मैम, जस्ट बिकॉज़ ऑफ आई थिंक दैट अगर इंग्लिश पे कोई ध्यान देगा तो फिर रिज़ल्ट पढ़ना
इम्पॉसिबल है, उसको अदर पेपर पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कि उसमें मैम मार्क्स गेन किया जा सकता है। अ, जी, जैसे आप अपने बारे में बताएँ तो 80 आउट ऑफ मेरे को 52 मिला था, फिर इधर 40 मार्क्स में उधर 25 मिला था, तो मैम ये हो जाता है क्या कि मार्क्स को है ना, एक एवरेज करने का। जी। तो थैंक यू प्रकाश कि आपने ये बात रखी कि हमें दोनों ही पार्ट पे ध्यान देना चाहिए और मैं तो सारे कैंडिडेट से कहना भी चाहूँगी कि टीआरई 3.0 की जो तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे स्टूडेंट इस बात पे ध्यान दें कि आपको दूसरे सेक्शन पे भी ध्यान देना है। ये इनका एक्सपीरियंस यहाँ पर हम लोग इसीलिए जान भी रहे हैं ताकि आपको इससे हेल्प मिले। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी अजय कि आप थोड़ा-सा अपने स्ट्रगल के बारे में बताएँ कि आपने क्या-क्या डिफिकल्टीज़ फेस की इस दौरान? मैम एक्चुअली मैं अपने सीटेट लाइफ से सीटेट एग्ज़ाम हाँ, से हम अपने लाइफ एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं। जी। तो 31 दिसंबर को कॉलेज के तरफ से स्कूल कॉलेज ट्रिप पे लेके गया। कुछ बच्चे बदमाशी किए तो उस वजह से पूरे कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट थे उन सबको सस्पेंड कर दिया गया, जिसमें कि उसमें मेरा भी नाम था। ओके। फिर 9th जनवरी 2024 को मेरी दादी माँ एक्सपायर करी गई। ओह! उस उसमें मैम 10 से 15 दिन फिर हिंदू रीति-रिवाज में होता है कि बीजी जी, जी। कार्यक्रम चलता है। हाँ, उसके बाद मैम 2 फरवरी को मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था। जी, तो सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए मेरे को मात्र 2 से 4 दिन बचा हुआ था। अब सोचे हुँ, कि होगा कि नहीं, जी, अटेम्प्ट दिया और दोनों पास कर गए। उसके वाह! बाद फिर टीआरई व उसके बाद बीएड का भी मेरा एग्ज़ाम साथ-साथ चल रहा था, फिर टीआरई 1 आया, टीआरई 1 का एग्ज़ाम दिए, अच्छा मार्क्स था बट सुप्रीम कोर्ट के फैसला के कारण हम लोग उसमें मैम छँटा गए, उसमें बहुत डिसअपॉइंट हुए। फिर उसके जी, बाद कुछ ही बाद 2-4 दिनों के बाद फिर से स्टेट का एग्ज़ाम आ गया। जी, तो जी। उस टाइम मैम आप भी बैच लॉन्च करने वाले थे बट आपको भी 2 से 3 दिन ही पढ़ाए क्योंकि हाँ, हाँ, वो 5 वो डेज़ का था एग्ज़ाम एक्चुअली। यस, 2-3 हाँ, दिन ही पढ़े थे कि एग्ज़ाम देना पड़ा। फिर उसके बाद कुछ ही दिनों में फिर से इसका फॉर्म आ गया टीआरई जी, 2 का। जी, जी, उस वो भी ठीक से हमको याद तो नहीं, उस हाँ, टाइम में है ना फेस्टिवल का टाइम चल रहा था, जी, जी। दिवाली, छठ दिवाली भी थी, छठ भी थी। छठ भी थी। तो फिर हाँ, उस टाइम पे भी मुश्किल से 30 दिन के आस-पास पढ़ाई किए थे और हाँ। उसके बाद जो टीआरई 1 और उससे पहले जो मेहनत किए थे वो काम आ गया। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पर आपने सारी बातें बहुत सही रखी। अब प्रेज़ेंट टाइम पे आप जानते हो टीआरई 3.0 वालों के लिए तो बहुत टाइम मिल चुका है, फिर भी स्टिल वो अभी भी इस टाइम पे बहुत परेशान है, इस चीज़ को लेकर कि यार कैसे मतलब एग्ज़ाम क्लियर होगा। और लास्ट टाइम में थोड़ा-सा ये भी था टीआरई 2.0 में कि हमारा लिटरेचर नहीं हुआ था और टीआरई 1.0 में लिटरेचर आया नहीं था, तो जिसकी वज़ह से थोड़ा-सा और भी स्टूडेंट को डिसअपॉइंट होना पड़ा। बट वही होता है कि हम केवल एक चीज़ पे डिपेंड नहीं हो सकते, जो आपने बताया भी और जो आपकी बातों से पता चल रहा है वो ये कि बीच में इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी आपने जो आपका मेहनत करना है वो आपने नहीं छोड़ा और यही सारे स्टूडेंट को सीखना भी चाहिए कि जो मेहनत है वो हमेशा रंग लेके आती है आपको कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपको उसको हैंडल करके आप आगे निकल जाएंगे तो अजय जी ये बताइए आपकी फैमिली में कौन कौन है और ये इंस्पिरेशन गवर्नमेंट जॉब की कहाँ से मिली आपको? या आप खुद से ही एक्चुअली चाहते थे? एक्चुअली में मेरे पिताजी रेलवे में कमर्शियल सुपरिटेंडेंट के पोस्ट पे कार्यरत हैं जी, और हम और मेरा एक बड़ा भाई दोनों पटना में रह के पढ़ाई करते थे। जी। तो उस टाइम में मेन फ़ोकस बैंकिंग सेक्टर या फिर एसएससी सीजीएल पे मेन फ़ोकस करते थे। बीच में कोरोना आ गया तो घर पे आ गए हाँ, तो हाँ। मम्मी मम्मी ने बोला क्या कि बैठ के क्या करोगे? कुछ ना कोई डिग्री ले। तो उसी टाइम में फिर मम्मी बीएड में एडमिशन करवा दी और बीएड साथ में चल ही रहा था कि फॉर्म सुनते थे आज फॉर्म इतने का आने वाला, आज इतने का आने वाला। तो जी, पहले तो ये होता था कि मार्क्स बेसिस पे लिया जाता था। जी। उसके बाद फिर पता चला बीपीएससी लेगा तो चलो भाई ठीक है। तो फिर मैम मेरा इस डिग्री के साथ-साथ है ना फॉर्म भी आना स्टार्ट हो गया। टीआरई 1 में अपीयरिंग में फिल अप किया था और टीआरई 2 में मेरा जैसे ही एकेडमिक सेशन कंप्लीट हुआ वैसे ही फॉर्म आ गया, फिर मैम हो गया।
अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे टीआरई 1.0 में सिलेक्शन किसी और वजह से नहीं हो पाया, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। और तो आपने अपने आप को उस टाइम पे कैसे सँभाला? बहुत सारे स्टूडेंट होंगे कि यार अब कैसे करेंगे? ये इन्होंने तो ये चीज़ें लाके रख दी गवर्नमेंट ने। तो आपने फिर तुरंत ही अपने आप को सँभाला, फिर दूसरी प्रॉब्लम भी आपके पास ही आ गई दादी माँ की। तो 2-2 प्रॉब्लम एक साथ आ गई, उसके बाद आपने उस चीज़ को कैसे कंटिन्यू किया? आपने अपने आप को किस तरीके से सँभाला? उम, मैम आप लोग का हेल्प मिला, फिर उसके बाद फिर फैमिली सपोर्ट था, चलो कोई नहीं होगा, जो हाँ। होता है अच्छे के लिए होता है, इसमें तुम्हारा प्राइमरी में नहीं हुआ तो तुमको सेकेंडरी में होगा, फिर इसी सब चलो, ये बहुत, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताइए, ग्रेजुएशन आपने किस चीज़ में किया है? इंग्लिश होगा। इंग्लिश ऑनर्स से आपने ग्रेजुएशन किया है, फिर आपने बीएड किया, राइट? यस मैम। और फिर बीएड कंप्लीट करने के बाद आपने कौन-सा फॉर्म फिल किया? ये स्टूडेंट को बताना है थोड़ा-सा, ताकि उनको भी, जो और भी अपकमिंग है, उनको इंस्पिरेशन मिले। मैम 6 टू 8 एंड 9-10 था। ओके, ओके। अच्छा, आपका 9th-10th में सिलेक्शन हुआ, इसके अलावा भी आपने फॉर्म फिल किया था क्या 6 टू 8 के लिए या 11th-12th के लिए? मैम उस टाइम में मैम मेरा पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 6 टू 8 और 9-10 हम फिल अप कर सकते थे, तो ओके, दोनों ओके, फिल अप। ओके, और सिलेक्शन आपका 9th-10th में हो गया। यस मैम। ओह! दैट्स ग्रेट। तो बहुत अच्छा लगा अजय, आपसे जानकर ये सारी बातें। और ये मुझे बताइए कि जैसे आपने एसएससी सीजीएल के बारे में भी सोचा, नो डाउट आपने पीओ के बारे में भी सोचा, व्हिच इज़ वेरी, वेरी नाइस, एंड पोस्ट भी बहुत अच्छी है, शानदार पोस्ट है। जहाँ हम टीचिंग एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, तो बहुत सारे लोगों के मन में ये ख़्याल आ जाता है, अरे यार टीचर का जॉब है। आपके मन में ऐसा कुछ ख़्याल आया कि टीचर का जॉब है, या आपको ऐसा लगा कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है? क्या कहना है आपका इस पे? मैम मेरे लिए तो मायने रखता है, क्योंकि मैम मेरे हो अगर मैम बैंकिंग सेक्टर या फिर सीरियल सेक्टर में मेरे को जॉब होता तो फिर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता। तो जी। उसके लिए फैमिली छोड़ के कहीं आगे मूव ऑन करना पड़ता। यहाँ पर फैमिली के साथ रह के 20-25 किलोमीटर मेरे घर से दूर स्कूल है, तो वहाँ अरे डेली वाह! आ जा। तो फिर आप उस टीचिंग को एन्जॉय कर रहे हैं? यस मैम। चलो, बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा फ़ील तो नहीं हो रहा ना कि नहीं कि ठीक है, टीचर है, उतना रिस्पेक्ट, बहुत बार ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो टीचर की जो जॉब होती है, वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड जॉब होती है। बट फिर भी एक अपना है कल्चर ऐसा, जहाँ पर अदर जॉब्स को बहुत ज़्यादा ज़्यादा हाई बोल दिया जाता है। तो बस उसी रिगार्डिंग आपसे जानना था कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है? ट्रेनिंग आपकी कहाँ पे हुई थी? और प्रेज़ेंटली कैसा माहौल है वहाँ का? मैम मेरी ट्रेनिंग है ना होम डिस्ट्रिक्ट में हुई, खगड़िया डाइट में। उसके बाद मैम पोस्टिंग भी मैम मेरी खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में ही हुई, और जहाँ पढ़ाने के लिए जाते हैं, तो हाँ, वहाँ हाँ। पर मैम बहुत बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। वाओ! वहाँ पर वहाँ के बच्चों को तो फिर ना अपनापन टाइप का फ़ील होता है। तो आपने अब आगे क्या सोचा है कि अभी आप और भी आगे कुछ लाइफ में करना चाहेंगे, कि ये बेस्ट है, इसमें ही आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे? मैम मेरा एक सपना था कि बीपीएससी क्वालीफाई करने का, तो फिर जी, जी। मैम अभी अभी कुछ दिन के लिए अपनी पढ़ाई को स्टॉप किए हैं, फिर आगे कुछ दिन के बाद कंटिन्यू करेंगे। चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर, और मैं तो चाहती हूँ कि आप तैयारी को जारी रखें, बिकॉज़ अच्छी बात है, आपका सिलेक्शन हो गया, और बीपीएससी का जब आप तैयारी करेंगे, और इसमें टाइम भी मिल जाता है, टीचिंग एग्ज़ाम्स में आराम से टाइम मिल जाता है। अच्छी बात है, आप इसकी तैयारी को जारी रखिए, और अभी फ़िलहाल अपनी टीचिंग को एन्जॉय कीजिए। और और कोई भी ऐसी बात जो आप आने वाले हमारे स्टूडेंट्स से कहना चाहेंगे, कि बीपीएससी तैयारी 3.0 के लिए आप क्या उनको एडवाइस देना चाहेंगे? मैम मेरी उनकी 2 ही एडवाइस है। आप है ना एनसीईआरटी बुक और उसके बाद एससीईआरटी बुक को फ़ॉलो करें, उसके बाद टीचर के द्वारा जो कंटेंट मिलता है ना, तो उस पे फ़ोकस करें। एक्चुअली जो होते हैं ना टीचिंग लाइन में, वो एस बैंक पीओ या फिर एसएससी, सीजीएल मेनली जिनका क्रैक नहीं हो पाता, वो टीचिंग लाइन में फिर बाद में आते हैं। तो फिर उनको लगता है कि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज़्यादा वास्ट होगा, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन का लेवल है ना मॉडरेट था, तो जी, ज़्यादा बिल्कुल, दिमाग। बिल्कुल। और मैंने एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, कि जैसे बीपीओ वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, और जो एसएससी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको एक
एक्सपीरियंस होता है प्रैक्टिस करने का कि टाइम के अकॉर्डिंग वो प्रैक्टिस बहुत करते हैं और ये आपने देखा होगा नॉर्मली टीचर एग्जाम की जो तैयारी करते हैं वो स्टूडेंट इस चीज से भागते हैं कि वो टाइम के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। जो पीओ का बैंक का स्टूडेंट है एसएससी का उसको है ये प्रैक्टिस। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको हेल्प की होंगी डेफिनेटली एग्जाम के दौरान ये जो प्रैक्टिस यस मैम, बहुत ज्यादा हेल्प है सबसे ना? मिला। तो ये मुझे मुझे लगता है कि हमारे जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको सबको फॉलो करना चाहिए कि जो प्रैक्टिस है वो टाइम के हिसाब से करना चाहिए, जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस तक पहुँच पाओ। अच्छा आपने प्रैक्टिस सेट भी लगाए थे क्या? प्रैक्टिस सेट या मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट कुछ आपने ऐसा प्रैक्टिस किया था? यस मैम, यहाँ पे मार्केट के में है ना मैम, कुछ बुक हाँ। आती हैं, जैसे हुँ। किरण पब्लिकेशन हो गए और भी बहुत सारे, तो उनका सेट मारे थे। हाँ, तो मतलब प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, हम केवल थ्योरी पढ़ के सिलेक्शन तो नहीं ले सकते ना? नो मैम, इट्स हाँ। इम्पॉसिबल। चलिए, तो गाइज़ आप सबको इस बात पे ध्यान देना है कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है हमें थ्योरी पढ़ने के साथ-साथ और मैं ये हमेशा बोलती भी हूँ क्लास में कि अगर आप प्रैक्टिस बैच पढ़ रहे हो, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा मेरे साथ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? मैम आप जो क्लास में पढ़ाते थे ना, तो मेरे को हाँ, लगता था मैम है ना थोड़ा लो लेवल का पढ़ा रही है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे थोड़ा और टफ आएगा। हाँ। तो ऐसा नहीं हुआ, जो आपने पढ़ाया सेम उसी टाइप का क्वेश्चन सब आया था। तो फिर एग्ज़ाम में भी एग्ज़ाम में भी बैठ के सोचे थे कि कितना ईज़ी क्वेश्चन आ गया है। और मैम मेरा कुछ लक भी साथ दिया, वो जो 15 लिटरेचर का जो क्वेश्चन आया था, तो हाँ, उसमें हाँ। मैम खाली तो क्वेश्चन छोड़ना नहीं था ब्लैंक, क्योंकि उसमें जी, जी। नेगेटिव मार्क्स तो था नहीं, तो टोटल जी, क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए। तो जी। बाय लक उसमें मैम मेरा 6 क्वेश्चन सही हो गया। ग्रेट बहुत शानदार और मुझे बड़ी खुशी भी हुई। अच्छा 15 क्वेश्चन जो थे वो लिटरेचर के अ वो पढ़े तो शायद किसी ने भी नहीं थे, वो तो आपने अपने हिसाब से उसको कर लिया। बाकी जो आपका सेक्शन आई थिंक 65 नंबर का रह गया, उस 65 में आपके कितने मार्क्स आए थे? मैम 44 टू 45 वाह! 45 44 मैम। टू 45 चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा उस टाइम पे जब मैं क्लास ले रही थी, तो इस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट के नो डाउट कमेंट्स भी आते थे कि इस टाइप का लेबल नहीं आएगा। बट ये होता है कि थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का कि हाँ, टीचिंग एग्ज़ाम किस तरीके का आएगा। देखो, पीओ का लेबल एक अलग होता है, एसएससी, सीजीएल का भी लेबल बहुत डिफरेंट है और टीचिंग एग्ज़ाम्स का लेबल थोड़ा-सा अलग होता है। वो ईज़ी टू मॉडरेट लेबल ही रखेगा, कभी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। बट अभी हमारे सारे के सारे स्टूडेंट बहुत बेसब्री से इंतज़ार में बैठे हैं कि कब एग्ज़ाम हो। तो हमने सोचा क्यों ना आप सभी सक्सेसफुल कैंडिडेट्स के साथ एक सक्सेस स्टोरी को शेयर किया जाए और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर क्योंकि उस टाइम के बाद से मेरा कॉन्टैक्ट भी नहीं हो पाया और हुआ क्या कि मेरे नंबर भी मेरे पास थे काफ़ी सारे बट वो अनफॉर्च्युनेटली सारा का सारा डेटा डिलीट हो गया था। तो जैसे-तैसे कॉन्टैक्ट आप सभी से हो पाया। बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर और क्या आप स्टूडेंट को कहना चाहेंगे? मैम मेरा तो यही कहना है कि आपको अपना अंडरस्टैंडिंग लेवल इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इसके लिए न्यूज़पेपर है ना, डेली आधा हाफ हाफ आवर टू 1 आवर उसको रीड आउट करना पड़ेगा, जिससे कि आपका कम्प्रिहेंशन लेवल बढ़ेगा। सेकंड वन मैम, उधर जीके जीएस सेक्शन में एनसीईआरटी, एससीईआरटी बुक फॉलो करना चाहिए। उसके जी। बाद जो भी मेन कंटेंट है उसको पढ़ना चाहिए। अच्छा एक और चीज़ वो मुझे बता दीजिए, हमारे जो स्टूडेंट हैं वो सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं पैराग्राफ को लेकर। आपने पैराग्राफ पे कैसे अप्रोच बनाई? क्योंकि 5 थे एग्ज़ाम में 5 आए थे, तो 5 पैराग्राफ थे, आपको उसको देख के घबराहट हुई या आपकी उसमें पहले से प्रैक्टिस थी या क्या क्या आपने स्ट्रैटेजी वहाँ पे फ़ॉलो किया एग्ज़ाम टाइम पे? मैम एग्ज़ाम से 1 मंथ बिफोर द हिंदू न्यूज़पेपर है ना, डेली लाके जी, उसको हाफ हाफ आवर टू 1 आवर उसको रीड आउट करना, तो मैम उससे अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा बूस्ट अप हुआ। उसके बाद मैम बचपन से मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय खगड़िया, श्री चैतन्य विशाखापट्टनम और जी। मेरा इंग्लिश रखना, तो मैम वो सब थोड़ा हेल्प किया। चलो बहुत अच्छी बात है, तो सारे स्टूडेंट भाई मैं भी बोलती हूँ न्यूज़पेपर पढ़ा करो, तो न्यूज़पेपर पर आप लोग ध्यान दीजिए और सिलेक्शन होने के बाद आपके पेरेंट्स का पहला रिएक्शन कैसा था और आपका रिएक्शन कैसा था? मैम 6 टू 8 में मैम बेसिकली मेरे 1 मार्क की वजह से नहीं हुआ था, तो फिर उस दिन तो पूरा अपसेट थे, ना कुछ खाना-पीना,
पता फिर अगले दिन है ना मैम, फिर 10 से हुँ, 11 बजे के आस-पास हुँ, रिजल्ट आने आने हुँ, को था। तो हुँ। यूपीएससी का मेन सर्वर है ना उस समय क्रैश हो गया था। तो जी, जी, जी। कुछ दोस्त सब रिजल्ट डाउनलोड कर लिए हुए थे। तो हाँ, कोई बता रहा था बीसी कैटेगरी में तुम्हारा रैंक 1 आया है, ये आया है, वो आया। बिलीव नहीं कर रहे। तो फिर जैसे ही उसका सर्वर सही हुआ, हाँ। देखे तो मम्मी-पापा के आँखों में तो आँसू था। हम फिर भी अच्छा बहुत उस समय का मैम एक्सपीरियंस बता नहीं सकते कि कैसा फ़ील कर रहे थे। हाँ, उस चीज़ को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। एक्चुअली मैंने भी इस चीज़ को फ़ील किया है कि जब आपका रिज़ल्ट आता है और जब आप उसको पीडीएफ में अपना नाम देखते हो, पहला ही रिएक्शन वहीं पे होता है कि अभी हँसे या रोएँ, मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे आप शब्दों में। सेम पेरेंट्स का भी मेरे हिसाब से वैसा ही रिएक्शन रहा होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब सब कुछ फाइनल हो गया होगा, तब तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी सबको। यस मैम। मैम तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इश्यू नहीं होता है। जो आप सर्टिफ़िकेट आप फॉर्म फिल अप करने वक़्त डालते हैं, वही सर्टिफ़िकेट उस टाइम में देखने को माँगता है। बस उसके बाद मैम वहाँ पर कोई इश्यू नहीं होता है। फिर उसके बाद आपको जस्ट वहाँ से डायरेक्ट या फिर बीआरसी सेंड कर दिया जाता है। अच्छा, अच्छा। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा आपसे जानकर, आपकी जर्नी बहुत शानदार रही और आपके आगे के भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ अजय। बहुत-बहुत अच्छा लगा मेरे को ये सारी बातें जानकर और रिज़ल्ट वाली जो खुशी है, आपने मिठाई तो खिलाई नहीं। मैम आप घर आ जाओ। चलिए, ज़रूर मौका मिलेगा तो आपके बिहार में ज़रूर आएँगे बट तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे प्लेटफ़ॉर्म के साथ और प्लेटफ़ॉर्म के लिए क्या कहना चाहोगे बिहार अड्डा के लिए? बेसिकली इसके बिहार अड्डा 24/7 के साथ जर्नी बहुत अच्छा रहा। इ ओके, चलिए मैम हाँ, मेरी बोलिए। शादी होने वाली है, उसके लिए आपको पहले से इन्विटेशन है। मतलब जॉब लगते ही शादी भी फाइनली हो गई, तय। यस मैम। चलिए कांग्रेचुलेशंस आपको बहुत-बहुत बधाइयाँ और आपके पूरे परिवार को भी शादी की भी बधाइयाँ एंड जॉब लगने की भी बधाइयाँ। बहुत-बहुत बधाइयाँ आपको। कोशिश करेंगे बिहार में आने की जब भी मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा लगा अजय आपसे मिलकर। आज की इस कन्वर्सेशन को यहीं पर अब हम एंड करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू मैम।